हमारा ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए थे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें हमने इक्वेशंस को ये वाली फॉर्म में देखी थी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। इससे पहले हमने वेरिएबल सेपरेट करा था, फिर हम ये होमोजीनियस पे आए थे और उसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म भी पढ़ी थी, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। यहाँ ये कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। यहाँ तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर है, ये डी वाई बाई डी एक्स है और इसकी पावर भी 1 है, तो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। तो ये वाली इक्वेशन तो हम फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ के आ गए। यहाँ पर हम जो करेंगे वो करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो मैंने उसको लिखा है यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, P0 p raised to the power n plus P1 p raised to the power n minus 1 plus P2 p raised to the power n minus 2 up to Pn minus 1 p plus Pn equal to 0। यहाँ पर देखिए स्मॉल p और कैपिटल P में थोड़ा डिफरेंस है। स्मॉल p हमने लिखा है वेयर स्मॉल p स्टैंड्स फॉर dy by dx एंड P0 P1 up to Pn ऑल आर फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। और इस इक्वेशन के लिए लिखा है n इज ग्रेटर देन 2 वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर्स। तो n बिलोंग्स टू बड़ा हो 2 से या 2 के बराबर हो, तो हमारी ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है वो हमारी कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। देखिए फर्स्ट ऑर्डर तो ये है ही है डी वाई बाई डी एक्स, बट यहाँ पर n इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई। डी वाई बाई डी एक्स पे हाईएस्ट डिग्री n हो गई ना, तो ये n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अगर इसका P0 अगर 0 हो जाए तो ये n-1 की हो जाएगी, जो स्टार्ट होगी यहाँ से, है ना। इस तरीके से आपकी इक्वेशन चलती जाएगी। अब इस टाइप की जब इक्वेशंस आती है तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन के तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं। पहला इसमें तरीका है सॉल्वेबल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। अगर आपको y के लिए सॉल्व करनी इक्वेशन तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपके पास सपोज मान लीजिए, सपोज द इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, मान लीजिए इक्वेशन जो है nth डिग्री में है, तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x y p इक्वल टू 0। सपोज द इक्वेशन ऑफ द nth डिग्री इन p इज दिस, ठीक है, जिसको कि मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा फॉर p के लिए, तो ये मेरे पास n डिग्री की आपके पास इक्वेशन है, तो इसके n फैक्टर्स हो जाएंगे p माइनस f1 ऑफ x y, सेकेंड फैक्टर आपका हो जाएगा p माइनस f2 ऑफ x y। अब टू कहाँ तक जाएंगे फैक्टर, क्योंकि इसकी n डिग्री की मैंने लिखी है ना इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p के लिए, तो लास्ट मेरा जो आएगा p माइनस एफ एन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इनमें से मैं हर एक को इक्वेट कर दूंगा 0 के बराबर, यानी पहला वाला जो मेरा फैक्टर है इसको इक्वेट करूंगा 0 के बराबर, दूसरा वाला मेरे पास है इक्वल टू 0, ठीक है। अप टू n तक चला जाएगा ये p माइनस एफ एन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ से आपके पास क्या चीज़ आ रही है, ये अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्योंकि ये p को मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, डी वाई बाई डी एक्स, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक। तो जब इसका अगर सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, अगर फर्स्ट इसका मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा f1 x y एंड सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर सेकंड का इसका लिखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, f2 x y सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0।
अब मैं यहाँ पर ये मान के चलूँगा, मैं टेकिंग जितने भी मेरे पास कांस्टेंट है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू अप टू Cn तक मेरे पास जाएंगे, उसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल K या कैपिटल C। तो ये सारे सॉल्यूशन जो है वो किस टाइप से लिखे जाएंगे, जब मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का लिखूँगा तो f ऑफ x y कैपिटल C, सेकेंड f ऑफ x y कैपिटल C f2, ये जितने भी मेरे पास सॉल्यूशन आएंगे वो सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर मैं सॉल्वेबल फॉर 1 की बात कर रहा हूँ, सॉल्वेबल फॉर y, सॉरी। ठीक है, अब इस आर्टिकल को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि हमारे को ये सॉल्व आर्टिकल समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जो मैंने प्रोसीजर बताया वो हम एग्जांपल में एज सच यूज़ करेंगे। एग्जांपल एक पहले आसान एग्जांपल से चलते हैं अपन। जैसे ये है आपके पास पी क्यूब इक्वल टू ए एक्स रेस्ट टू द पावर 4। ये सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास एग्जाम में तो यह आएगा, आपको वहाँ पता लगाना होगा कि कैसे सॉल्व इसको करनी है। चूँकि यहाँ p आ रहा है तो हम इसको p को मैंने आपको बताया था, p जो है वो आपका dy/dx है। ये अभी अपन ने बताया था ना स्मॉल p, ये स्मॉल p है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ये भी लिख सकता हूँ dy/dx का क्यूब इक्वल टू ax4। और जब मुझे dy/dx के रूप में इक्वेशन को बनानी पड़ेगी, जब मैंने कहा था अगर ये लीनियर बन जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, a1/3 ये इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, इस टाइप से इसको इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ ना। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो फाइनल रिजल्ट में लिख रहा हूँ dy/dx इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर 1/3 और x रेस्ट टू द पावर 4/3। ये आपके पास mdx प्लस ndy वाली फॉर्म आ गई ना, ये mdx प्लस ndy वाली फॉर्म आ गई। तो इसका सबसे पहला हमारा मेथड जो था सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने क्या किया, इस dy को तो इधर रहने दिया, ये a1/3 ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, x रेस्ट टू द पावर 4/3 dx, देन इंटीग्रेट में कर देता हूँ तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a1/3 x रेस्ट टू द पावर 4 + 3 7/3, ये 7/3 नीचे आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ गया 3a रेस्ट टू द पावर 1/3 x रेस्ट टू द पावर 7/3 प्लस ये 7 है तो मैं 7 को इधर ले जाता हूँ और ये हो जाएगा y, और इस c को भी मैं इधर ले जाता हूँ, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्या मैंने ये जो 7 था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस c को मैं इधर ले आया एक तरीके से, ये इसी टाइप से मैं इसको कर सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए मुझे इसको लिखना है सॉल्यूशन को किसमें, x में, जिसमें भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ से वापस मैं क्यूब रूट लूँ तो 7 का क्यूब y माइनस c का क्यूब इक्वल टू, ये आपके पास कितना है, इसका जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना था, 3 था ना ऊपर, हाँ 3 तरीके 9 3 27 a x रेज़ टू द पावर 7। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 7 का भी क्यूब करके देख लीजिए कितना आएगा, 7 7 49 और 7 343 y माइनस सी का क्यूब इक्वल टू 27 a x 7। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन।
ये तो मैंने आसान सा एग्जांपल लिया था जिसमें आपने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया था। अब मैंने जैसा भी आपको बताया था ना, दो फैक्टर्स आए थे, दोनों को हमने इक्वेट किया था इक्वल टू 0 और फिर दो सॉल्यूशन लिखे थे। यहाँ तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आया। तो अब दूसरे टाइप का भी आपको क्वेश्चन बताते हैं कि वो मैं क्यों लिख रहा था f1xyp और f2xyp और उनको कंबाइंड क्यों कर रहा था, वो भी बताते हैं। एक एग्जांपल और आपको बताते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल थोड़ा सा आसान हो जाए तो अच्छा है। चलिए थोड़ा सा अलग एग्जांपल है ये है आपके पास p² माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि आपके पास dy बाई डी एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स रेस टू द पावर 5/2, उधर ले जा सकते हैं ना, प्लस माइनस 5/2। इसका मतलब यहाँ मेरे पास दो तरह से इसके सॉल्यूशन होंगे। व्हेन p इक्वल टू प्लस का 5/2 ले रहा हूँ, और यहाँ जब मैं p इक्वल टू माइनस का x रेस टू द पावर 5/2 ले रहा हूँ। p की वैल्यू तो मेरे पास है dy बाई डी एक्स, जिसको कि x 5/2, या dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स 5/2 से वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ। ये वेरिएबल आपके सेपरेट आसानी से हो गए। डी वाई इक्वल टू ओनली माइनस साइन का ही फर्क पड़ रहा है, डी एक्स। इंटीग्रेट करें इसको, देन इंटीग्रेट ये y इक्वल टू एक्स 7/2, तो यह 7/2 की जगह मैं 2/7 डायरेक्ट लिख दूँ, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। y इक्वल टू माइनस 2 एक्स रेस टू द पावर 7/2 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे को क्वेश्चन जो था उसमें मैं क्या करूँगा, y माइनस c1 7 इधर मल्टीप्लाई भी कर दो, दिस इज इक्वल टू 2 एक्स रेस टू द पावर 7/2। और दूसरा आपके पास कितना आ जाएगा, y माइनस c2 इक्वल टू माइनस का 2 एक्स रेस टू द पावर 7/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सॉल्यूशन को आप इस टाइप से और लिख सकते हो, इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू 0, और ये जो माइनस है ये आपके इधर आओगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपके पास हो गया प्लस, दिस इज इक्वल टू 0। ये दो जो सॉल्यूशन आए, इन दो सॉल्यूशन को हम किस टाइप से लिख रहे थे, हम इस टाइप से लिख रहे थे 7y माइनस c1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 7/2। सेकेंड सॉल्यूशन को कैसे लिखूंगा मैं, y माइनस c2 प्लस 2 एक्स रेस टू द पावर 7/2। ठीक है, ये आपके दो तरह के सॉल्यूशन हो गए, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर y माइनस c1, या c1 c2 जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उन दोनों का अगर मैं यहाँ c ले लूँ तो ये देखिए मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी c का होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस उधर ले जाऊँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 7/2 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 49 y माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स रेस टू द पावर 7। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इक्वेशन आपको ये दी हुई थी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जिसमें आपके पास dy बाई डी एक्स, पी की जगह dy बाई डी एक्स दे रखा है, तो उसको आप p में कैसे बदलोगे और इक्वेशन को कैसे रीराइट करते हैं। एक एक टाइप के सारे एग्जांपल से आपको चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy बाई डी एक्स माइनस 6y² इक्वल टू
0। तो हमने पढ़ा था dy बाई डी एक्स, जो हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी थी उसको p लिखा था। तो इस इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूँ, पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये एक्स स्क्वायर एक्स और ये, यानी ये हमारे पास इक्वेशन के फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 3xy पी माइनस 2xy पी माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास यहाँ से वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ x भी इसमें आ रहा है, तो नहीं तो मैं वो टेक्निक से इसको कर सकता था। और यहाँ एक्चुअल में स्क्वायर भी है तो वो भी आपके पास सेपरेट नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ से इसके फैक्टर्स करता हूँ तो क्या आता है, x और p कॉमन अगर आता है तो ये xp प्लस 3y, ठीक है, माइनस 2y अगर कॉमन आता है यहाँ से तो ये हो जाएगा xp माइनस माइनस प्लस का 3y इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स तो हमारे पास हो गए हैं, जिसको कि मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, xp माइनस 2y इक्वल टू 0। अब एक एक फैक्टर को मेरे को इक्वेट करना है इक्वल टू 0 के। पहला मैंने इक्वेट किया है प्लस 3y इक्वल टू 0, सेकेंड वाले को मैं इक्वेट कर रहा हूँ इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने लिखा है इसका फर्स्ट वाला जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। मैंने p को dy बाई डी एक्स में लिख दिया। अब मैं यहाँ से इसके वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, तो अगर इसके जब वेरिएबल सेपरेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई वाई प्लस 3dx अपॉन x इक्वल टू 0। यहाँ से भी सिमिलरली कर सकते हैं, माइनस 2dx अपॉन x इक्वल टू 0। देन इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट जैसे करूँगा तो ये आ जाएगा log y प्लस 3 टाइम्स ऑफ log x इक्वल टू log है तो log ऑफ c1। इधर करेंगे तो ये आ जाएगा log y माइनस 2 log x इक्वल टू log ऑफ c2 कर दो इसको। और वैसे मेरे को आगे c1 c2 एक ही करना है, तो मैं यहाँ से पहले ही c ले लूँ कांस्टेंट। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं अभी और सॉल्व कर देता हूँ। log y प्लस log ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू c1 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ log ऑफ y माइनस x2 log x2 इक्वल टू log ऑफ c2। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आपके पास सॉल्यूशन आएंगे दो। पहला सॉल्यूशन तो आपके पास आ जाएगा ये वाला, ये रहा वाई एक्स क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई एक्स क्यूब इक्वल टू c1। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, y अपॉन x2 इक्वल टू c2, ठीक है। और c1 c2 को मुझे इक्वेट सेम करना है, तो ये देखिए एक सॉल्यूशन तो आ गया आपके पास ये, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, वाई एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हमारा सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए हमने पढ़ा है। ऐसे ही आपके सॉल्वेबल फॉर पी के लिए पढ़ा है, अब हम सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास इसके सॉल्वेबल फॉर वाई में हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, जैसे क्लोरेट फॉर्म आएगी, लैग्रांजेस फॉर्म आएगी, वो हमारे पास सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए आएगी। तो आज आपके इस लेक्चर में सिर्फ सॉल्वेबल फॉर पी के लिए मैंने बताया।
नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा सॉल्वेबल फॉर वाई इक्वेशन, और उन इक्वेशन को पहचानना भी आना चाहिए कि वहाँ आपको एग्जाम में किससे सॉल्व करना है। तो अब आपको सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।